नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। पंजाब के अमृतसर में पैदा हुआ एक शख्स जिसका परिवार चाहता था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन बचपन से ही उसने सोच लिया था कि उसे आईएएस बनना है, यूपीएससी सेलेक्ट होना है। और एमबीबीएस करते करते ही उस शख्स ने 2010 में आईएएस क्रैक किया। मैं बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर सारांश मित्तर का, जो 2010 बैच के आईएएस अधिकारी और फिलहाल बिलासपुर के कलेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। थैंक यू सर, परिवार की सोच के इतर जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो परिवार जिसमें माँ डॉक्टर हो, पिता डॉक्टर हो, परिवार के बाकी लोग भी कहीं ना कहीं मेडिकल बैकग्राउंड से जुड़े हों, ऐसे समय में पिता की सोच के विपरीत जाना, क्या पहले से ये सोच कर रखा गया था कि ऐसा कोई कोइंसिडेंस हुआ था जीवन में जो आपको प्रभावित किया कि नहीं, एमबीबीएस के पाथ क्रैक करने के बाद हमको यूपीएससी क्रैक करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, अपने माता पिता की सोच के विपरीत जाना किसी भी बच्चे के लिए बहुत कठिन है और मैं भी नहीं जा पाया था। यही रीज़न है कि जब 10th मैंने स्टैंडर्ड क्लियर किया तो उसके बाद में जब ऑप्शंस लेने का समय था तो मैंने मेडिकल चूज़ किया और +1 और +2 में मेडिकल की तैयारी करने के बाद में ऑल इंडिया पीएमटी के थ्रू फिर मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में ही एक सीट हासिल की और अपनी मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट की। तो वो मेरे पेरेंट्स के लिए एक बहुत खुशी का समय था, क्योंकि उनका एक ड्रीम था कि उनका बच्चा जो है वो डॉक्टर बनना चाहिए। तो वो सपना पूरा हुआ, मैंने मेडिकल की पढ़ाई की और फिर इसके बाद में इस सपने को पूरे करने के बाद में फिर जो मेरे अंदर एक जज्बा था यूपीएससी को लेके आईएएस बनने का, और ये जो जज्बा था ये बहुत पहले से था। 9th या 10th स्टैंडर्ड में जब मैं था, जब एक बच्चा ये सोचने लग जाता है कि वो अपने आप को आने वाले 15-20 साल में किस रूप में देखना चाहेगा, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे तो स्पष्ट थी। तो फिर एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान ही, जब एमबीबीएस की डिग्री ऑलमोस्ट समाप्त होने ही वाली थी, ओल्ड फाइनल ईयर और इंटर्नशिप में पक्की तरह से मन बनाकर हमने ये निर्णय ले लिया था कि अब इस एग्ज़ाम की तैयारी में जो है लगा जाए और इसे क्रैक करने का प्रयास किया जाए। एमबीबीएस जब हम करते हैं सर, तो हॉस्टल में रहे हैं, ऐसा मैंने सुना सर। हॉस्टल में माहौल बहुत अलग होता है। उस माहौल में रहकर यूपीएससी की तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एमबीबीएस हो चाहे इंजीनियरिंग हो, कहा जाता है कि हॉस्टल में जितनी मस्ती होती है बाहर शायद उतनी मस्ती देखने को ना मिले। तो वो सिंसियरिटी उस हॉस्टल में दिखी नहीं। क्या यही कारण था कि वहाँ से हटकर फिर दूसरी जगह जाकर पढ़ाई करना, यूपीएससी की तैयारी करना? बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था हमारा, तो घूमना फिरना और ये सब चलता ही रहता था वहाँ पे। तो जब हमने एमबीबीएस के एंड में ये सोच लिया था कि अभी हम लोगों को यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर थी कि अब हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने में कठिनाई आएगी, क्योंकि एक तो मेडिकल कॉलेज में ज़्यादातर मेडिकल की पढ़ाई और उस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस होते हैं। यूपीएससी की तैयारी करना मेडिकल हॉस्टल में वो अपने आप में भी थोड़ा सा एक विचित्र है, क्योंकि वहाँ उस प्रकार का माहौल नहीं है। कोई वहाँ करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़ जो हैं वो डिस्कस नहीं होती। कोई भी मेडिकल स्टूडेंट बहुत रेयरली आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मिलेगा, क्योंकि उनके पास पढ़ाई के अन्य ही बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है। तो ये दो रीज़न्स थे, एक थोड़ी सी सीरियसनेस और थोड़ा सा माहौल। इस चीज़ के लिए फिर हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था, मेरे साथ कुछ 1-2 फ्रेंड्स और थे, कि हम लोग अब इस हॉस्टल से निकल के दिल्ली के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एक बता पाएंगे कि अभी कंपटीशन किस तरह का है और किस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको हासिल करने के लिए फिर हम लोग राजेंद्र नगर दिल्ली जो है। परिवार में अक्सर होता यह है कि सर, माता पिता चाहते हैं डॉक्टर आप बने, आपने जिद की होगी यूपी, चलो करके देख लो, मुझे मालूम है रिजल्ट क्या आने वाला है। कैसी बात हुई कि चलो घूम फिर के तो वापस यहीं आना है, ऐसा तो नहीं बोले घर में परिवार के लोग? आप देखिए, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम काफ़ी कठिन है। लगभग 10 लाख आदमी जो हैं प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शंस बहुत कम है। अराउंड अगर आईएएस आईपीएस मिलाएंगे तो 200 से ज़्यादा नहीं है। अब इसमें पेरेंट्स भी इस फैक्ट से वाकिफ़ थे, वो चाह रहे थे कि मैं एमडी का एग्ज़ाम दूं और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनूं। लेकिन मुझे जो था, मेरे मन में क्लियर था कि मुझे मेडिकल प्रोफेशन को परस्यू करना नहीं है। तो उन्होंने मुझे चांसेस दिए, मैंने घर में बात की, चांसेस दिए। उन चांसेस के अंदर मैं सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा हो गया। तो फिर वो कभी ऐसी विरोधाभास की स्थिति बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट पे नहीं आई। 2009 का वो साल सर जो महत्वपूर्ण था बहुत आपके लिए। 2009 में आपने प्री क्लियर किया, 2009 में आपने मेंस क्लियर किया। उस समय पहला एक्सप्रेशन क्या था परिवार वालों का? उस टाइम तक पिताजी तो मेरे गुजर चुके थे, तो मेरे माताजी ही थे।
और मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स और मेंस क्लियर हुआ, वो मेंस के रिज़ल्ट के बाद मैंने फर्स्ट टाइम अपने मदर के चेहरे पे देखा कि नहीं, ये इतना भी डिस्टेंट ड्रीम नहीं है, ये अगर सपोर्ट किया जाए और ये लग कर तैयारी इसकी की जाए तो ये अचीवेबल है। तो वो मेंस का जो रिज़ल्ट आया था उसमें वो मैंने उनमें उनकी जो थॉट प्रोसेस थी उसमें ये फील किया कि अब वो सोच रहे हैं कि ये अचीवेबल ड्रीम है, और उसके बाद उनका लगातार सपोर्ट भी रहा। और सेकंड अटेम्प्ट में तो मैं दिल्ली से घर ही वापस आ गया था। मैंने पूरी तैयारी, क्योंकि अभी हम लोग पटियाला में सेटल्ड हैं, मेरे मदर वहाँ पे ही वर्क कर रहे हैं, तो पूरी सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी मैंने पटियाला अपने घर में रहकर ही की, और वहीं चंडीगढ़ से ही मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो जिस ईयर में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो हमेशा सपोर्ट उनका रहा। शुरू में ज़रूर एप्रीहेंशंस थी, लेकिन एक बार जब मेंस क्लियर हो गया तो उन्हें लगा कि भाई पहले अटेम्प्ट में ही अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो तो थोड़ा और प्रयास किया जाए तो ये हो सकता है। इसी सवाल पे मैं आ रहा हूँ सर, जब यूथ कोई एग्ज़ाम देता है, आज के यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सफल वो नहीं होता तो वो अपना ट्रैक चेंज कर देता है। उसको ये लगता है कि यार ये परीक्षा, ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है। 2009 में आप इंटरव्यू तक गए, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन 2010 में फिर आपने पूरी तैयारी की, मेंस भी क्लियर किया, आपने इंटरव्यू भी क्लियर किया। ये इस बीच ऐसे युवा जो बहुत जल्दी मार्ग से भटक जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि एक बार अगर निराशा आपके हाथ लगती है तो फिर दुगनी आपको तेज़ी के साथ उस गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं उस यूथ को, इस इंटरव्यू में जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं 3 चीज़ें बताता हूँ: परसीवियरेंस, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। आपको सक्सेस पानी है किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, चाहे आप ब्यूरोक्रेट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, आप किसी भी क्षेत्र में एक्सेल करना चाहते हैं, इन 3 क्वालिटीज़ के बिना आप कर नहीं सकते। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो परसिवियरेंस को लेके ही है। यदि हम फेलियर से पहले या दूसरे चांस में ही पीछे हट गए तो हमने अपने आप को पूरा मौका नहीं दिया। फेलियर्स हमेशा आदमी को और स्ट्रांग करते हैं, आपकी कमी और आईना आपको दिखाते हैं कि आपको काम और वर्क कहाँ करने की ज़रूरत है। तो आपको लगातार तब तक प्रयास करते रहना है जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए। कंसिस्टेंसी ये है कि आपका जो एटीट्यूड है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आप आज अगर यूपीएससी आपने लगातार अटेम्प्ट्स भी दे रहे हैं, लेकिन आपकी एक अटेम्प्ट में आप बोल रहे हो मैं ये सब्जेक्ट लूँगा, सेकंड अटेम्प्ट में बोल रहे हो मैं ये सब्जेक्ट लूँगा, थर्ड अटेम्प्ट में लेंगे ये सब्जेक्ट लेंगे, तो उसमें भी जो है आपकी कंसिस्टेंसी यदि नज़र नहीं आएगी आपकी तैयारी में और आपके एटीट्यूड को लेकर, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। और हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। ये तीनों क्वालिटीज़ जब आदमी अपने अंदर ठान ले किसी एम को अचीव करने के लिए, ये 3 क्वालिटीज़ उसको लेकर आगे चलनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। मेरे एग्जांपल में मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मैंने मेडिकल साइंस सब्जेक्ट लिया था, मेरा एक साइकोलॉजी था और मेडिकल साइंस था। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जब इंटरव्यू के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि आप मेडिकल साइंस सब्जेक्ट जो है वो जनरली कोई लेता नहीं है, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, सोशल साइंसेस ले लीजिए, आप उसका इतने दिन का सिलेबस है, ये है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे फिर अगेन जो आप बताएंगे कि मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लियर थी कि मेडिकल साइंस मेरा वो सब्जेक्ट है जिसको मैंने 5.5 साल पढ़ा है। कोई भी सब्जेक्ट जिसको मैं 4 महीने पढ़ूंगा वो 5.5 साल की मेहनत को वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो लाख मना करने के बाद भी मैंने उसी एग्ज़ाम वही सब्जेक्ट रखा सेकंड अटेम्प्ट में भी, और मेरे इवन साइकोलॉजी से ज़्यादा नंबर जो हैं वो मेडिकल साइंस के अंदर थे। तो यही मैसेज मैं यूथ को देना चाहूँगा कि आप ट्रैक बहुत जल्दी चेंज ना करें और अपनी डिस्ट्रैक्शंस को परे रखते हुए जितने साल भी आपको अपने एम के लिए चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो रिजल्ट्स हैं ओवरनाइट नहीं आते, कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई मंत्राज नहीं है। आपको अपने जीवन के कुछ पार्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सारी डिस्ट्रैक्शंस को परे रखते हुए। और अगर आप अपना गोल को लेके आप क्लियर हैं तो डेफिनेटली अगर आपने मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, तो आपका वो गोल आपको मिलेगा। किसी ने कुछ ये शब्द भी कहे हैं सर कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। एमबीबीएस की पढ़ाई आपने की, लेकिन वही सब्जेक्ट आपको आगे काम आया, है सर ऐसा? बिल्कुल ऐसा है। मैं ये वाइसी वर्सा है। जब मैं डॉक्टर था और जब मैं आईएएस की तैयारी करनी मैंने स्टार्ट की, तो उसी टाइम से मुझे ये क्लियर था कि पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता था कि अगर यूपीएससी क्रैक नहीं होता, लेकिन आईएएस की तैयारी में आपको इतनी वाइड वैरायटी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स और चीज़ें पता चलती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव कर जाती है। नॉट ओनली जनरल नॉलेज, आपको आपके देश की पॉलिटिकल व्यवस्था क्या है,
आपके देश की इकोनॉमिकल व्यवस्था क्या है, आपका इतिहास क्या है, आप इतने वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो वो एज अ डॉक्टर भी अगर मैं होता तो मेरी पर्सनैलिटी को एज़ कम्पेयर टू अदर डॉक्टर्स बहुत इम्प्रूव करता। और अब जब एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और हम लोग IAS बन गए हैं, आज 12 साल मेरे सेवा के जो हैं, आई एम 12 ईयर्स इनटू माय सर्विस नाउ, तो मेडिकल की भी जो पढ़ाई मेरे 5.5 साल की हुई है वो भी मेरे बहुत काम आती है। मैंने अपने 12 साल की जर्नी में स्वास्थ्य विभाग में 1 साल एज MD NHM भी काम किया है, वहाँ पर भी बहुत काम आई। और अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि कोरोना के पैंडेमिक से हम लोगों ने सबने जूझा है, तो मेरी जो मेडिकल की नॉलेज थी वो इस पैंडेमिक को टैकल करने में, जब डॉक्टर्स के साथ हम लोग मीटिंग लिया करते थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स के साथ में, तो उनकी वो जो बातें थी, उनके जो सुझाव थे, उनका बेटर एग्जीक्यूशन भी हम लोग कर पाते थे, क्योंकि वो समझने में मुझे उतना समय लगता नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती थी। वो तैयारी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होनी थी वो हमारी काफ़ी पहले हो गई थी। यही रीज़न था कि बिलासपुर में हम लोग ऑलमोस्ट 11 डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट्स हम लोगों ने ट्रीट किए हैं ताकि कैपिटल पे भी लोड कम आए। तो जैसे कोविड पैंडेमिक है और हमारी सेवा के बड़े बड़े एस्पेक्ट्स हैं, अगर पैंडेमिक नहीं भी होगा तो हमारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, WCD डिपार्टमेंट्स हैं, ये डायरेक्ट हेल्थ से जुड़े हुए हमारे हैं। और शासन की बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं उनके क्रियान्वयन भी ये विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग हो गया, महिला बाल विकास हो गया, ये सब करते हैं। तो ये नॉलेज भी जो डॉक्टर की है, इन विभागों की स्कीम्स की एग्जीक्यूशन में भी हमें सोचने में, समझने में, आगे प्लानिंग करने में बहुत मदद करती है। वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स के नाम से भी जाने जाते हैं डॉक्टर सारांश मित्तर सर। 2010 में अब आपको लिए चलता हूँ, उस समय जब हर UPSC सेलेक्ट हुआ चाहता है युवा कि उसको उसका होम कैडर मिले, होता नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है होम कैडर मिलने की। छत्तीसगढ़ आपको मिला, हालांकि छत्तीसगढ़ के बारे में आपने सुना ज़रूर होगा, मुझे नहीं लगता उसके पहले आप छत्तीसगढ़ कभी आए होंगे। पहला एक्सपीरियंस क्या था जब आपको पता चला छत्तीसगढ़ कैडर? बहुत मैं बताऊंगा आपको, मैं खुश था। मैं खुश इसलिए था कि जब होम कार्डर नहीं मिलता है तो जनरली हम लोगों की टेंडेंसी ये रहती है कि हमें कोई ऐसी स्टेट मिले जहां लैंग्वेज हमें सीखने में ज़्यादा कष्ट ना हो, क्योंकि प्रशासक के लिए स्थानीय भाषा का अच्छा बोलना पढ़ना बड़ी अनिवार्य है, उसके बिना कठिनाइयाँ आती हैं व्यवहारिक काम करने में। तो छत्तीसगढ़ में एक क्योंकि हिंदी स्पीकिंग स्टेट था ये, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे परिवार में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कोल इंडिया के अंदर काम किया हुआ था, तो उनसे हमने छत्तीसगढ़ की कहानियाँ भी सुनी हुई थी। तो दो मेरे कोई यहाँ पे रिश्तेदार और फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन इस प्रांत के बारे में हमें अच्छी बातें भी पता थी। और न्यूज़पेपर के माध्यम से जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो उसमें भी छत्तीसगढ़ हमेशा उस समय बहुत सुर्खियों में रहा करता था। तो मुझे ये कार्डर मिला, बहुत खुशी हुई थी इस चीज़ को लेके, इन सब फैक्टर्स के करके कि यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं, काम करने की बहुत सारी वैरायटी भी होगी और वहाँ बहुत अच्छे, आप बताएंगे, नेचर बहुत अच्छी है, फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा है, लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं। ये सब चीज़ें हमने बचपन में ही सुनी हुई थी। तो ऑल इन ऑल आई वॉज़ वेरी हैप्पी जब मुझे ये स्टेट मिला था। और जब हमने पंजाब से, मैं यहाँ आया रायपुर, और मेरी पहली पोस्टिंग बस्तर की थी, और बस्तर भी हम लोग सीधा एयरपोर्ट से जो है वो बस्तर वाले रोड पे हम लोग बस्तर चले गए। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी लर्निंग और एक बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको मैं कभी भूल नहीं पाता। चंडीगढ़ से मैं आया और मैं बस्तर के जब मैंने देखा तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम्स थे। यहाँ पे जिस तरह साल फॉरेस्ट थे और यहाँ का जो कल्चर था, यहाँ की जो ईटिंग हैबिट्स थी, यहाँ का जो मौसम था। अब चंडीगढ़ में हालांकि एज़ कम्पेयर टू द सिटीज़ कुछ ग्रीनरी है, लेकिन जो ग्रीनरी का हमने अनुभव यहाँ पे किया, जो जंगल का अनुभव यहाँ किया, यहाँ की जो बारिशें देखी हैं, वाटरफॉल्स देखी, यहाँ का जो कल्चर देखा हमने, वो अनबीटेबल था। उसमें आके बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी हुई। और वो जो एक खुशी का माहौल कार्डर जो ऑन पेपर मिला था, जब एक्चुअल में फील किया उसको बस्तर आके, तो वो आप मान लीजिए वो दुगना तिगना हो गया। बहुत अच्छा मेरा कार्यकाल रहा बस्तर का, बहुत सीखने को मिला वहाँ पे। और आगे फिर वहाँ से हम लोगों ने अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट की। बालोद, अंबिकापुर, बिलासपुर, तीनों ऐसे ज़िले हैं जो बहुत डिफरेंट हैं आपस में। अगर मैं बात करूं सर, एक्सपीरियंस सबसे पहला बालोद का रहा सर एज ए कलेक्टर। क्या देखा आपने वहाँ पर? किन किन चीज़ों पर ऐसा लगा कि काम हुआ और किन किन चीज़ों पर ऐसा लगा कि अभी भी काम होना बाकी है, होना चाहिए? और देखिए, बालोद प्रीडोमिनेटली आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ प्लेन्स का एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे इरिगेशन जो है बहुत अच्छी है। वो ज़िला ऑलमोस्ट 80%
जो है इरिगेटेड है, डैम्स बहुत है वहाँ पे, और वहाँ पे फार्मर्स जो हैं बहुत ही आप बोलें कि टेक्निकली साउंड है। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टिव जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे उनका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। मतलब प्रिडोमिनेटली बालोद इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ फार्मर्स। तो हमने वहाँ पे फार्मर्स सेक्टर में जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के जितने हमारे अलाइड एक्टिविटीज़ में दूध उत्पादन है, क्योंकि मैं पंजाब से था और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था इस चीज़ का, तो हमने लगभग 500 जो परिवार हैं जो कैटल रेयर करते थे, उनसे हमने पूछा कि आप कितना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने कुछ संख्या बताई। तो मिल्क प्रोडक्शन हमने उसको कैसे उसको सेंट्रलाइज किया जाए और एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाकर उसको कैसे आगे मिल्क प्रोडक्ट्स को बेचा जाए, एक दूध सागर करके हम लोगों ने वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो आज भी वहाँ पे संचालित है। तो ये जो सेक्टर मैंने देखा है कि बालोद में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स हैं, उन्हीं का स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि प्रिडोमिनेटली वो बेल्ट फार्मर्स बेल्ट है और इसी में आगे फार्म प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, फार्म डाइवर्सिफिकेशन की तरफ अगर देखा जाए तो उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा स्कोप था। जब तक हम वहाँ रहे हमने यही प्रयास किया और कुछ एक दो हमने अनुभव वहाँ पे इनिशिएटिव लेके एक अच्छा अनुभव भी रहा। अंबिकापुर स्वच्छता के मामले में बहुत अच्छा किया जब तक आप थे सर, आज भी अच्छा कर रहा है। लेकिन खुशी होती है हम जैसे लोगों को जो रायपुर बिलासपुर में आते जाते हैं, और अंबिकापुर जैसा जिला जो, अगर मैं बात करूँ रायपुर बिलासपुर से बहुत ज़्यादा अभी आगे नहीं बढ़ पाया है, बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी स्वच्छता के मामले में लगातार 5 स्टार रेटिंग उसने हासिल की है। क्या पूरा गोल था उसको अचीव करने का सर? देखिए, अंबिकापुर में जो रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, क्योंकि एक सेट ऑफ ऑफिसर्स वहाँ पे लगातार बहुत समय से इस ओर प्रयासरत थे। वहाँ पे अच्छी बात ये हुई है कि जितने भी ऑफिसर्स लगातार वहाँ पे आते गए, उन्होंने सिस्टम्स को और स्ट्रेंथन किया और कहाँ कमी थी उसको और मजबूत किया। इसी का आप रिज़ल्ट ये देखते हैं कि वहाँ पे इंडिया में किसी ने सॉलिड और वेस्ट मैनेजमेंट ये टर्म किसी ने सुना नहीं हुआ था, लेकिन अंबिकापुर जैसी जगह ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना केवल पूरे प्रदेश को बल्कि भारत को, वो किस तरह से एक छोटी शहर के अंदर भी उसको किया जा सकता है, ये चीज़ सिखाई कि किस तरह से हम वेस्ट को वेस्ट ना लेके यदि उसको सेग्रीगेट करें, उसको अलग अलग करें, तो वो अपने आप में एक रिसोर्स है, वहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। अंबिकापुर में मैं एक आपको इंसिडेंट बताऊंगा कि जनरली हमारे लिए जो वेस्ट डिस्पोजल है बड़े शहरों के लिए एक प्रॉब्लम है। आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में लीगी सी वेट है, पहाड़ बन गए हैं कचरे के, उनको कैसे उनका निपटारा किया जाए इसके लिए बहुत चिंतन चलता रहता है। बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी इसी चीज़ को लेके अभी सामने आ रही हैं कि जो ऑलरेडी लीगेसी वेस्ट है उसको कैसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अंबिकापुर में हम लोग वहाँ पे ये रिव्यू करते थे कि कितना कचरा कलेक्ट होना चाहिए और उससे सेग्रीगेट करके क्या रिसोर्स बनेंगे और उनको बेच के कितना पैसा आना चाहिए। तो 1 या 2 इंसिडेंट तो ऐसे हुए हैं कि जितना पर कैपिटा गार्बेज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना कचरा ही नहीं है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे कचरे की पिलफरेज हो रही थी। मतलब लोग कचरे को यूज़ करके उसमें से जो गत्ता कितना निकलेगा, कांच कितना निकलेगा, रबर कितना निकलना चाहिए था, तो वो फिगर्स एक्चुअल कलेक्शन से वो फिगर्स मैच नहीं कर रहे थे। तो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि कचरे की पिलफरेज वहाँ पे हो रही थी, जो कि अपने आप में ही बड़ी विचित्र बात है। इंडिया में हमारे लिए एक्सेस वेस्ट प्रॉब्लम है, वहाँ पे एक्सेस नहीं है। वहाँ पे ऑन पेपर वेस्ट का शॉर्टेज आता था कि तो 10 परिवार हैं तो इतना यहाँ से वेस्ट आना चाहिए, लेकिन आप तो इतना ही वेस्ट से पैसा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जितना 5 परिवार से आ रहा है, तो बाकी के 5 परिवारों को कचरा गया कहाँ। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ थी। अंबिकापुर में हमने यही चीज़ समझी, मैं लगभग 2 साल वहाँ पे रहा। हमारा यही प्रयास था कि इस व्यवस्था को और सुदृढ़ कैसे किया जाए, इसको और फैलाया कैसे जाए और कैसे हम लोग 5 स्टार से 7 स्टार की तरफ जाएं। और हम जब वहाँ पे थे तो हमने वाटर रिसाइकलिंग की ओर भी हमने बहुत ध्यान दिया था कि जो गंदे नाले हैं जो नदियों में हमारे मिल रहे हैं, उनको किस तरह से नेचुरल एसटीपीज़ बना के हम लोग उस पानी को रीयूज़ कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था और वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा और बाकी की आगे भी जहाँ पे हमारी सर्विसेज रहेंगी उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। और तो अंबिकापुर की एक विशेषता रही है जी। 2010 से 2022 तक का सफ़र, वो सफ़र जिसमें नक्सल प्रभावित इलाके भी शामिल हैं, वो सफ़र जिसमें मैदानी इलाके भी शामिल हैं, एक्सपीरियंस इन 12 सालों का, क्योंकि अलग अलग फील्ड में काम करने का, इस पोजीशन में आने का मज़ा अलग होता है सर, क्योंकि हर वर्क जो होता है वो अपने आप में एक अलग तरह का चैलेंज होता है। क्या डिफ़र है नक्सल प्रभावित इलाके से लेकर ये मैदानी इलाके तक का? बहुत ही शानदार सफ़र रहा है। और जैसे आपने बताया कि नक्सलाइट रीजन में ना ही केवल एज असिस्टेंट कलेक्टर, मैं सीओ ज़िला पंचायत दंतेवाड़ा भी 1.5 साल रहा हूँ।
उस टाइम पे सुकमा की ज़िला पंचायत भी एक ही थी, तो सुकमा और दंतेवाड़ा जो कि LWE काफ़ी अफेक्टेड रीजन है, वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने का मतलब है कि ग्राम पंचायतों में आपको वहाँ पे विकास करना है और शासन की योजनाओं का एग्जीक्यूशन देखना है, जो कि माना जाता है कि शासन की योजनाएं वहाँ नहीं पहुँच रही हैं करके इसीलिए नक्सलिज्म आता है। तो वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हमारी थी, और हमारा हमेशा ये प्रयास रहा कि हर आदमी हर गांव तक गवर्नमेंट की सभी स्कीम्स का फ़ायदा पहुंचना चाहिए, तो वो डायरेक्ट उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन रही। फिर उसके बाद में जब नगर निगम आयुक्त रहे तो वो उसमें नक्सलिज्म का कोई दूर दूर तक उस वर्क प्रोफाइल में कोई वास्ता नहीं था, और उनके नगर निगम के अपने चैलेंजेस होते हैं, वो शहर की व्यवस्थाएं और वो एक रनिंग व्यवस्थाएं हैं, डेली वो चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी हमने जो काम किया उसमें अलग कंट्रीब्यूट करने का। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि वाइड वैरायटी ऑफ वर्क, वाइड कैनवस जिस पे हम लोग ऑपरेट करते हैं, यही सबसे बड़ा कारण था जिसने मुझे सेवा की ओर आकर्षित किया था। जो 9th और 10th में सेवा का आकर्षण जो एक आता है जनरली यूथ में, वो यही था कि आप जो अपने समाज में कंट्रीब्यूट करके आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप सुधार की ओर बढ़ सकते हैं, आप पॉजिटिवली कुछ कंट्रीब्यूट करके सोसाइटी को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, वो हमें इस सेवा ने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं इस मामले में। और मेरा ये पर्सनल हमेशा रहता है कि एक एक दिन हम लोग और बेहतर समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंटली हम लोग चीज़ें, व्यवस्थाएं, स्कीम्स, योजनाएं, इनको और बेहतर करके हर लोगों को इनका लाभ मिले, और व्यवस्थाओं जो में कमी है उन कमियों को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, लगातार निरंतर हम इस लोग प्रयासरत रहते हैं। यही चीज़ है जिसने हमें इस ओर आकर्षित किया। बिलासपुर का जिक्र ज़रूर करूंगा सर, क्योंकि 2 साल पहले बिलासपुर में एयरपोर्ट तो है, लेकिन मैंने देखा नहीं कि कोई भी फ़्लाइट वहाँ से ऑपरेशनेबल हो। अब भोपाल, दिल्ली, जबलपुर, प्रयागराज, यहाँ के लोगों के लिए बड़ी बात है सर, क्योंकि अंबिकापुर के भी शख्स को अगर जाना है कहीं बाहर तो उसे रायपुर आना पड़ता था, कोरबा, रायगढ़, इस तरफ का पूरा जो एरिया है, अब कम से कम बिलासपुर एयरपोर्ट में फ़्लाइट जो है अब जाने आने लगी, तो वो बहुत एक फ़ायदा हुआ यहाँ के आम लोगों को। काफ़ी लंबे समय आंदोलन भी चल रहा था इस सब चीज़ों को लेकर। ये कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं सर जो फ़्लाइट्स यहाँ से शुरू हो पाई है? देखिए, ये अचीवमेंट तो मैं स्टेट गवर्नमेंट का मानूंगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने हमेशा बिलासपुर को बहुत प्रायोरिटी दी है आफ्टर कैपिटल। अगर हम जुडिशल कैपिटल देखें जिसे न्यायधानी बोलते हैं तो बिलासपुर है। यहाँ पे SECL के हेडक्वार्टर्स हैं, SECR रेलवेज़ का जोन है, और ये बिलासपुर अपने आप में एक कल्चरल हब भी रहा है। यहाँ पे अगर आप रतनपुर देखेंगे तो रतनपुर की हिस्ट्री है, वहाँ पे डायनेस्टीज़ रही हैं और कल्चरल कैपिटल भी रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। तो स्टेट गवर्नमेंट की भी हमेशा से ये चिंता रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसकी बहुत चिंता करते थे कि बिलासपुर में एयरपोर्ट तो है परंतु इसमें एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और हमने वही मार्गदर्शन में, उसी दिशा में हम लोगों ने प्रयास किए, और बहुत लकी हैं, सौभाग्य है कि हमारे कार्यकाल में उन प्रयासों का फल मिला। शासन की जो मंशा थी उसको हम पूरा कर पाए, और आज बिलासपुर 4 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल उनसे कनेक्टेड है, और ग्रेजुअली ये इम्प्रूव ही होगा। अभी भी हम लोग रुक नहीं गए हैं, मतलब अभी 3C कैटेगरी है, 3C के बाद 3C IFR कैटेगरी होगी, फिर 4C IFR के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। वो प्रयास मैंने आपको बोला वो लगातार जारी है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि बिलासपुर सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, और हमारा प्रयास उस तर निरंतर जो है शासन के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार उस काम के लिए लगे हों। स्पोर्ट्स पर्सन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर सारांश मित्तर, जिम में भी काफ़ी समय देते हैं। बहुत कम ऐसे अधिकारी होते हैं सर जो इस पोस्ट में आने के बाद भी खुद के लिए समय और अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं। कितना ज़रूरी होता है ये आज के समय में हर किसी युवा के लिए सर? देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ बहुत पुरानी कहावत है, आज भी उतनी ही मायने रखती है जितनी पुराने समय में लगती थी। आपका यदि स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों यदि आपके साथ नहीं है, और दोनों में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो आप या तो आप अनफिट हैं या आपका मेडिकल संतुलन ठीक नहीं है, तो दुनिया का कोई भी आप काम जो है प्रॉपरली नहीं कर सकते, और कोई ऐसा सुख नहीं है जो आप भोग सकते। तो हमने बचपन से इस जो ये फ्रेज़ है हेल्थ इज़ वेल्थ, इसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, और प्रयास यही रहता है, व्यस्तताएं बहुत रहती हैं लेकिन उसके बीच में प्रयास यही रहता है कि आधा घंटा पौना घंटा खुद के लिए समय निकालना एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन बहुत अनिवार्य है, केवल शरीर के लिए नहीं, मेरे काम के लिए भी। क्योंकि यदि मैं मेडिकली मतलब मान लीजिए फिज़िकली अनफिट हूँ मैं, तो वो काम पे भी वो कहीं ना कहीं वो प्रभाव करेगा। तो
यूथ को भी यही मैसेज है कि आपकी जो फिटनेस है आपको उसकी ओर बिल्कुल ध्यान देना ही चाहिए, और वो पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस की चीज़ है। और आप अपने बाकी की चीज़ भी करिए, लेकिन 24 घंटे में से मुझे लगता है कि 40-45 मिनट्स अगर कोई आदमी फ़िटनेस के लिए दे रहा है तो वो बहुत ही सामान्य सी चीज़ है, उतना करना ज़रूरी भी है। और फिटनेस की बहुत चीज़ें हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ लोग बैडमिंटन आपका जिम जाते हैं, कुछ स्विमिंग करते हैं, कुछ योगा है। आजकल फ़िटनेस फिट रहने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, जिसको जो तरीका ठीक लगे, लेकिन कम से कम अपने शरीर के लिए 45 मिनट से 1 घंटा हर आदमी को देना चाहिए, और मैं देता हूँ। और यही अब आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी ये देते रहें। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी कुछ ध्यान दिया गया है सर ड्यूरिंग योर टेन्योर सर। क्या अचीवमेंट मानते हैं इंफ्रा की, अगर मैं बात करूं बिलासपुर और जहां जहां आप रहे हैं? देखिए, किसी भी देश, प्रदेश या शहर के लिए स्कीम्स और वेलफेयर स्कीम्स की एग्जीक्यूशन और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हमें डेवलप करना है तो। हमने ये देखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सैंक्शन कर देती है और उनके वर्क ऑर्डर्स भी हो जाते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग ना होने के करके डिस्ट्रिक्ट में वो लोग बहुत स्लो रहते हैं, या उनके जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है रिजल्ट्स उतने समय में आ नहीं पाते। इस चीज़ को लेके मेरा विशेष प्रयास रहता है कि इस मॉनिटरिंग के अभाव में कोई प्रोजेक्ट जो है अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं फील्ड में, लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ रहेंगे, या छोटे छोटे विवाद रहते हैं, या इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशंस रहती हैं, कि कम से कम इन चीज़ों के करके हमारे प्रोजेक्ट्स रुकने नहीं चाहिए। तो मैं जहाँ पर भी रहता हूँ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी समय रहते कंप्लीट करवाया जाए, ताकि टाइम और कॉस्ट ओवररन्स ना हो और लोगों को भी उन प्रोजेक्ट्स का जो है जल्दी लाभ मिला जाए। तो एक कोई चीज़ है जो इनेटली मेरे अंदर है, और मैं जहाँ पर भी जाता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को अलॉन्ग विद जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन के साथ मेरी टॉप प्रायोरिटी रहती है। MBBS डॉक्टर सारांश मित्तर, उसके बाद कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर, लेकिन शादी फिर एक डॉक्टर से सर, ये संयोग था या पहले से तय था कि भाई जो होना तो हो गया लेकिन डॉक्टर से ही शादी होगी, क्योंकि परिवार वालों को कहीं शुरू से दबाव था इस बात पर? नहीं, ऐसा मैं इतना तो मैं ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन ये है कि क्योंकि जो मेरी वाइफ हैं वो भी डॉक्टर हैं और हम लोग सेम ही कॉलेज से थे, तो हमारी एक्वेंटेंस थी, हम लोग एक दूसरे को जानते थे। तो वो ग्रेजुअली वो फिर अल्टीमेटली मैरिज के अंदर वो चीज़ जो है तब्दील हो गई, और इसके लिए पीछे कोई ऐसा सोचा समझा चीज़ नहीं था कि डॉक्टर ही होना ज़रूरी है। बट जहाँ पे आपके ये सहयोग होते हैं वैसा हुआ वहाँ पे, और हम लोग क्योंकि एक ही कॉलेज के थे और एक ही फील्ड के थे, तो फिर अल्टीमेटली वो चीज़ मैरिज में तब्दील हुई। तो घर में सर एक IAS अधिकारी की चलती कि एक डॉक्टर की चलती है? ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है, और हमारी तो अब जहाँ चलनी है ऑफिस में हमारी चलती है, घर में हम लोग थोड़ा सा खुद ब्रेक लेते हैं, जहाँ चलनी चाहिए वही चलानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर सारांश मित्तर को कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ तक पहुंचे। मतलब साफ है, अगर आपने मन में कोई चीज़ ठान ली है तो रास्ते अपने आप बनते हैं, केवल आपको मेहनत करनी है। और युवाओं के लिए बहुत साफ कहा, अगर आप असफल हो रहे हैं तो उस असफलता भी आपको कुछ ना कुछ जीवन में सिखा के जा रही है। आप अपना गोल बना के रखिए और उस गोल में अपना 100% दीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अवसरनामा में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी अवसर से आपसे मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।